So hello everyone, welcome to तालीम 2.0 your ultimate learning destination for competitive exam. So आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जनरल साइंस के ऊपर रहेगा. 6 to 12 NCERT बेस्ड रहेगा, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, और जितने भी एग्जाम है, इन सब एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे. तो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज हेलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ. सो क्वेश्चन रहेगा जो हमारा हेलो एंजाइम होता है वो किससे बना होता है. सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे एपो एंजाइम एंड जाइमोजिन. ऑप्शन बी रहेगा एपो एंजाइम एंड को एंजाइम. ऑप्शन सी रहेगा को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. एंड ऑप्शन डी रहेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. जो हेलो एंजाइम होता है वो किसका बना होता है, वो एपो एंजाइम और को एंजाइम का बना होता है. और इस को एंजाइम को हम को फैक्टर भी कहते हैं. याद रखें, इसको को फैक्टर भी कहते हैं. अब अगर हम बात करें हेलो एंजाइम जो होता है वो एक कंप्लीट एंजाइम, एक कंप्लीट और फंक्शनल एंजाइम होता है जो कि दो पार्ट से बना होता है. एक हमारा एपो एंजाइम होता है और दूसरा हमारा को एंजाइम और को फैक्टर होता है. अब क्या होता है, ये जो एपो एंजाइम होता है इट इज़ अ प्रोटीन पार्ट. ये जो एपो एंजाइम होता है ये क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है. और जो को फैक्टर होता है, ये हमारा जो को फैक्टर या को एंजाइम है ये कौन सा होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है या कंपोनेंट होता है जो कि हमारे एपो एंजाइम को फंक्शन करता है. दैट हेल्प द एपो एंजाइम फंक्शन. ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग. कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनली है जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं. सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइजोसोम्स एंड राइबोसोम. सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लाइजोसोम. लाइजोसोम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सुसाइडल क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. अब इसको सुसाइडल बैग कहते क्यों हैं ये भी पता होना चाहिए. लाइजोसोम जो होता है उसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव. याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें. अगर लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं तो कहते क्यों हैं, बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं दैट कैन ब्रेक डाउन द सेलुलर कंपोनेंट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ जो होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है. अगर बात करें हम लाइजोसोम की, सो ये क्वेश्चन हमारा सेल ऑर्गेनली से आता है. अब करेंगे अगर जो लाइजोसोम मेम्ब्रेन है जब रप्चर हो जाती है और जो एंजाइम्स होते हैं, जो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दैट कैन डाइजेस्ट द सेल कंटेंट. जो सेल होता है उसके जो अंदर कंटेंट्स होते हैं उसको क्या करता है, कंटेंट्स लीडिंग टू सेल डेथ. सेल की डेथ हो जाती है. सो दिस ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस. याद रखें, इसको क्या कहेंगे, ऑटोलिसिस कहेंगे. इतनी बात याद रखनी है, इसको ऑटोलिसिस कहते हैं. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं. ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडीज आर. जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल होता है वो कौन सा होता है. एक तो आ गया हमारे पास ऑप्शन ए WBC जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. ऑप्शन बी रहेगा
सॉरी दिस वाइट ब्लड कॉर्पेसल, एंड ऑप्शन बी रहेगा रेड ब्लड कॉर्पेसल, ऑप्शन सी रहेगा ब्लड प्लेटलेट्स, एंड ऑप्शन डी रहेगा हमारा प्लाज्मा सेल। सो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपने क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे जाके वीडियो को आपने पॉज कर लेना है और फिर जो हमारा आंसर होगा उसके साथ आपको मिलाना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रेड ब्लड सेल। सो द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर योर रेड ब्लड सेल, और वी कैन से दैट रेड ब्लड कॉर्पेसल, और इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। याद रखें, क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से पढ़ सकता है। इसको क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, वाइट ब्लड को हम कहेंगे ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइट। अब क्या होता है, ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं, दे कैन मेक अप टू अराउंड 40 to 45% जो होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है, एंड ये ही होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी करता है, वो यही रेड ब्लड सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नंबर ऑफ आयरन एटम इन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर। इस क्वेश्चन में बताना है कि कितने नंबर होते हैं आयरन एटम के हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाएंगे 1, ऑप्शन बी 3 मॉलिक्यूल होंगे, ऑप्शन सी 4 मॉलिक्यूल होंगे, ऑप्शन डी 8 मॉलिक्यूल होंगे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। याद रखें, कितने होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम कहें इस क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। तो अब ये भी पता होना चाहिए हमें ये मॉलिक्यूल 4 ही क्यों होते हैं। हर क्वेश्चन का जो होता है ना वाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन दैट कंटेन 4 आयरन आटम क्यों करते हैं, बिकॉज इट्स अ इसको क्या कहेंगे, TETRAMERI की टर्मेरिक प्रोटीन, मीनिंग इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट ऑफ विच आ हीम ग्रुप। ठीक है, याद रखेंगे, द हीम ग्रुप इज अ पोरफोरिन। याद रखेंगे, पोरफोरिन रिंग with an iron atom in its center, and it is an iron atom that can bind oxygen। और वही जो आयरन आटम होता है वही किसको करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। सो ईच ये जो हमारा आयरन आटम होता है हीम ग्रुप में कैन बिंड टू वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉलोइंग ईच मॉलिक्यूल टू कैरी 4 हीमोग्लोबिन फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को इंजाइम। कौन सा इनमें से है जो को इंजाइम नहीं है। ठीक है जी, कौन सा है जो को इंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए NADH, ऑप्शन बी NADP, ऑप्शन सी FAD, एंड ऑप्शन डी MN। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका, ये जो है इसमें से कोएंजाइम नहीं है। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो एक्टिविटी होती है हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम की, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। ऑप्शन ए रहेगा एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी रहेगा एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन सी रहेगा कैटलिस्टिक साइट, एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो एक्टिविटी होती है एलोस्टेरिक एंजाइम दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए रहेगा दैट इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर से होती है। अब इतनी बात तो होगी कि ये इन्फ्लुएंस करता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर से। अगर हम एलोस्टेरिक एंजाइम की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं
आर द रेगुलेटर एंजाइम्स। याद रखें ये कौन से होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं ये रेगुलेटर एंजाइम्स होते हैं। दैट हैव एन एडिशनल बाइंडिंग साइट, जो इनकी एक एडिशनल बाइंडिंग साइट भी होती है सेपरेट फ्रॉम द एक्टिव साइट, वेयर अ रेगुलेटर मॉलिक्यूल कैन बाइंड इन्फ्लुएंस द एंजाइम एक्टिविटी। सो ये जो बाइंडिंग होती है इसकी या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है एंजाइमिक कैटालिटिक एक्टिविटी में, तो ये इसलिए इससे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इन कंपटीशन इनहिबिशन, जो हमारा कंपटीशन इनहिबिटर होता है, इनहिबिशन होता है, इनहिबिटर बियर अ क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद, जो इनहिबिटर होता है बियर अ क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद किसके साथ करता है, कोएंजाइम के साथ करता है, कोफैक्टर के साथ करता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ करता है, या सबस्ट्रेट के साथ करता है। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझना हमने। कम्पिटिटिव इनहिबिशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता क्या है। अब हम अगर कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो ये एक इंटरप्शन होता है केमिकल पाथ का। याद रखें क्या होता है, इंटरप्शन होता है किसका, केमिकल पाथवे का होता है। owing to one chemical substance inhibiting the effect of another by competing it for binding, ठीक है, or bonding। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इन इनहिबिशन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर बियर अ क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज विद, ऑप्शन डी किसके साथ करता है, वो सबस्ट्रेट के साथ करता है। याद रखें किसके साथ करता है, सबस्ट्रेट के साथ करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंजाइम एक्ट बेस्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड। इंजाइम जो होता है वो अपना बेस्ट देता है किस टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस पे देता है। क्या वो कैटालिटिक टेम्परेचर पे देता है, एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे देता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे देता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इंजाइम एक्ट बेस्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड, ऑप्शन सी योर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लॉक एंड की मॉडल इज आल्सो नोन एज। लॉक एंड की मॉडल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट मॉडल कहते हैं, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं, ऑप्शन सी कोर्सलैंड मॉडल कहते हैं, या ऑप्शन डी इंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन कहते हैं। सो अगर हम लॉक एंड की मॉडल को कहें तो इसको कहते हैं, ऑप्शन ए कहते हैं इसको टेम्पलेट मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट मॉडल कहते हैं। सो लॉक एंड की मॉडल इज आल्सो नोन एज, इसको हम एक और नाम भी है, इसको कहते हैं फिशर मॉडल भी कहते हैं। याद रखें क्या कहते हैं, FISHER, फिशर मॉडल भी कहते हैं। मतलब बहुत सारे नाम होते हैं इसके। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, जो लॉक एंड की मॉडल है ये एक थ्योरी डिस्क्राइब करता है एंजाइम सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन, मतलब किसकी, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन की थ्योरी की बात करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं, फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं, और रिजिड टेम्पलेट मॉडल भी कहते हैं। याद रखें। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, विच बॉन्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। कौन सा बॉन्ड है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन से एसोसिएट नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल करता है, ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड बिल्कुल करता है, ऑप्शन सी डी सल्फेट बॉन्ड इंटरेक्शन ये नहीं, ये यहाँ तक ही है तो ये नहीं करता है, वेंडरवाल ये भी करता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज डी सल्फाइड बॉन्ड जो है वो नहीं करता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, दैट इज, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं स्क्रॉल।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से नीचे दी गई हुई स्टेटमेंट से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, क्या इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सब की बात करें तो सारे प्रोटीन जो हैं वो इंजाइम जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो ठीक है ना, होते हैं। इंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, होते हैं कोलाइडल, हमें गलत बताना है इसमें से, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। ऑप्शन सी इंजाइम आर थर्मोलाइबल, हाँ बिल्कुल ये भी है। इंजाइम आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एपो इंजाइम डिसोशिएट फ्रॉम को इंजाइम ड्यू टू, जो एपो इंजाइम होता है वो डिसोशिएट होता है को इंजाइम से, ड्यू टू किसकी वजह से होता है ये? क्या ये चेंज इन पीएच की वजह से होता है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वजह से होता है? ऑप्शन डी चेंज इन इनहिबिटर कंसंट्रेशन से होता है। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चेंज इन पीएच, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो होता है उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इनहिबिशन शो डिक्रीज के एम वैल्यू, जो के एम वैल्यू होता है वो कौन सा इंजाइम होता है जो क्या करता है? इनहिबिशन इंजाइम शो डिक्रीज के एम वैल्यू, जो के एम वैल्यू इसकी डिक्रीज बताता है। कंपिटेटिव इनहिबिशन की बात करें, अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन है, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन है, या इंजाइम फीडबैक इनहिबिशन है। सो अगर जो डिक्रीज के एम करेगा तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कम्पिटेटिव इनहिबिशन इसका आंसर रहेगा। अब जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी, टोटल अमाउंट इन एन इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली, वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 50 ml पर किलोग्राम वेट, 60 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, ऑप्शन सी 90 किलो मिली लीटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी, 80 मिली लीटर किलोग्राम बॉडी वेट। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज इसका ऑप्शन डी आंसर रहेगा, दैट इज 80 मिलीलीटर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट होता है। अगर एवरेज टोटल बॉडी में जो ब्लड होता है, अगर हेल्थी एक एडल्ट होता है तो अराउंड हम मान के चलते हैं 5 लीटर होता है इंसान के अंदर ब्लड, याद रखें, और अबाउट 7 to 8% ऑफ देयर बॉडी वेट। जो हमारी वॉल्यूम होती है दैट इज स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन फैक्टर लाइक जेंडर भी होता है। मेल टिपिकली जो होता है हैविंग स्लाइटली हायर ब्लड वॉल्यूम होता है, फीमेल में थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम कम होता है। अगर हम एक अडल्ट मेल की बात करें तो वो 5.6 लीटर भी हो सकता है। अगर फीमेल की बात करें अडल्ट की तो 4.5, मतलब ये थोड़ी सी इसमें वेरिएशन होती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा नॉर्मल ब्लड पीएच इज, तो अगर नॉर्मल ब्लड पीएच की बात करें तो द नॉर्मल पीएच जो होता है 7.3 होता है, 7.2 होता है, 7.4 होता है या 8.4 होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएच के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जामिनर तो पूछता रहता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज 7.4 आपका रहेगा। सो द नॉर्मल ब्लड पीएच इन ह्यूमन जो रेंज होता है, अगर इसकी बात करें ये 7.35 to 7.45 होता है, ये रेंज होती है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अप्रोप्रिएट 7.4 बनता है। सो दिस रेंज इज कंसिडर स्लाइटली अल्कलाइन और बेसिक, ये या तो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन होती है, या स्लाइटली क्या होती है हमारी बेसिक होता है।
So as it above the neutral point of 7 on the pH basic scale, the body actively maintain this pH through various physiological process जो होता है उससे ये करती रहती है। अगर ब्लड pH की बात करें रेंज, तो सीधी सीधी बात है हमारे पास, अगर रेंज की बात करेंगे तो 7.35 टू 7.45 हो जाती है। अब स्लाइटली अल्कलाइन होती है, बिलो न्यूट्रल 7 हो जाती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी, मतलब काफ़ी पॉइंट हमारे। अब इसको क्यों 7.4 ये भी पूछ सकते हैं, वाई इज pH 7.4 नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन हीमोस्टेसिस। याद रखेंगे क्या रहेगा, हीमियोस्टेटिस जो है वो मेंटेन करेगा। अब ये क्या होता है, द ह्यूमन बॉडी एम्प्लॉय मेनी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, वन ऑफ दिस इज टू मेंटेन इन एसिड बेस जो होता है एडेप्टेशन, एसिड बेस जो होता है बैलेंस, उसको भी तो मेंटेन करना है, एसिड बेस जो है उसको भी मेंटेन करना है। सो इन द एब्सेंस ऑफ दीज पैथोलॉजिकल साइट्स, द pH ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेंज बिटवीन 7.35 टू 7.45 विद द एवरेज एट 7.40। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बन चुका है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं 15 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आएगा, 16 से आगे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक इसको रखते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।